लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए काम कर रहा है, जेल को अपनी सेफ जगह समझ रहा है। जो गैंगस्टर्स हैं वो नाम अपना क्यों चमकाना चाहते हैं, क्यों अपने आप में इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं कि उनका नाम मीडिया के थ्रू पब्लिक के दिमाग में फंस जाए। अगर लॉरेंस बिश्नोई को ही हम देखें तो एक छात्र नेता था, चुनाव लड़ने जा रहा था, पिताजी पुलिस में थे, यूनिवर्सिटी आया और पहले छात्र राजनीति में एक मर्डर करा अपने दोस्त के लिए। दाऊद की स्टाइल पे ही ये कहीं काम कर रहा है, ये बात सही है। एनआई की रिपोर्ट में आए अभी ये बताया जा रहा है कि 700 शूटर्स हैं लगभग। जो सिद्धू मूसेवाले केस की अगर पूरी स्टोरी देखें तो उसमें क्यों मारा सिद्धू मूसेवाले को। इंडियन एजेंट्स भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ की जो किलिंग्स हो रही हैं उनमें सलमान खान का जो गार्ड है शेरा, उसका बहुत नाम आ रहा है अभी बीच में। जो आदमी जेल में रहने के बाद किस प्रकार के आदमी कॉन्टेक्ट में रहता है, ये इंपॉर्टेंट कि क्या बहुत डेयरिंग होते हैं। तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है गोली चलाने के लिए। ओपन में जाएंगे, वो देंगे, ये इसको घोड़ा ही तो दबाना है, इसमें थोड़ा एक दो बार दबाएंगे उनकी हिम्मत हो जाती है। फिर दूसरे राइवल्स में आते हैं ना, जो नीरज बवाना टाइप हैं दूसरे, ये इनको मारने को तैयार बैठे हैं। हेलो नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा के पीएम बोल रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। बात ये भी हो रही है कि उसके 700 से ज़्यादा शूटर्स मौजूद हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान उसके निशाने पर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम आता है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आता है। तो एक अपराधी जो साबरमती जेल में बंद है, वहां से इतनी बड़ी गैंग कैसे चला रहा है? ये गैंग्स कैसे फंक्शन करती हैं? जेल के अंदर से इनको चलाना क्या है, कितना आसान है? ये अपने शूटर्स को कैसे पैदा करते हैं? इन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर डीसीपी दिल्ली एलन राव साहब मौजूद हैं, जो स्पेशल सेल में रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। तो हम उनसे समझेंगे, इनसाइट्स लेंगे कि आखिर ये सारा कुछ कैसे हो रहा है और हाउ दिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग इज फंक्शनिंग इन इंडिया। तो देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि एक अपराधी जो जेल में बंद है, वो लगातार ऐसे क्राइम्स कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, उसकी गैंग आकर के उनकी जिम्मेदारी ले रही है। ये क्या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाता सा नहीं लगता? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई कि ऐसे में एक आम नागरिक खुद को सेफ कैसे महसूस करे जब इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनके ऊपर सेफ्टी कंसर्न आ रहा है? देखिए, जेल के अंदर से कोई भी क्राइम करना जी वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर जेल में अपराधी को कोई सुविधा मिल जाए तो वो आराम से उसको कर सकता है। जैसा कि अभी इस सिचुएशन में लग रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जैसा क्लेम कर रहे हैं कि हमने करवाया है, तो डायरेक्शन वहाँ से है और बाहर जो उसके आदमी हैं वो डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन में क्या क्या होता है कि वेपन कहाँ से आएंगे, किस प्रकार के वेपन होंगे, किस आदमी को टारगेट किया हुआ है, उसका आपका रेकी कैसे करेंगे, उसके फॉलोअप कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ जाता है, क्या देखना है, ये कैसे करेंगे, शूटर कौन होंगे जो कि बहुत अच्छे से अपने काम को फिनिश कर सकें, या वेपन्स भी ऐसे होने चाहिए कि वो रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि चलाते चलाते ख़राब हो जाए, वो पकड़े जाएं बिना किसी काम के हुए। तो ये सब चीज़ें, पूरा सिस्टम को मैनेज करना, डायरेक्शन देना, ये जहाँ तक लग रहा है अभी तक की जो बातें सामने आई हैं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो वास्तव में उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, बट अभी तक जो उन्होंने ऑन किया है उससे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक वहाँ से अंदर से बैठ के वो कर रहे हैं। रही बात यह कि कैसे करवा रहा है, वो तो मैंने आपको बताया कि सुविधा कहीं ना कहीं से अगर हो जाए तो वो पॉसिबल है। दूसरा, जेल में रहने के बाद अगर वहाँ से कोई एक सिस्टम है, जेल मैनुअल में सिस्टम ये है कि कोई भी अपराधी, चाहे वो अंडर ट्रायल है चाहे वो कन्विक्ट है, उनको मिलने की फैसिलिटी होती है। मतलब वो कोई भी आदमी बाहर, हाँ, मिलने की फैसिलिटी है। ओके। कोई भी आदमी हफ्ते में 2 बार उसके रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई भी आदमी जो वो उनको बताएगा जेल अधिकारियों के, मेरा ये लिस्ट है, ये लोग मेरे से मिल सकते हैं। तो वो जब मिलने के लिए जाते हैं फिजिकली, यानी कि उसका मिलाई जिसे बोलते हैं, उसकी जेल की भाषा में मिलाई बोलते हैं, मिलाई पे गए तो वो जाके उनको डायरेक्शन दे सकता है। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि मान लो पेंडिंग ट्रायल केस है तो वो आदमी को कोर्ट में पेश किया जाएगा जहाँ से भी है। अभी वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद
अगर वो कहीं और किसी शहर में या किसी और केस में कोर्ट में पेंडिंग ट्रायल जो केस अगर है उसका, वहाँ अगर पेश करेंगे तो वहाँ पर वो ओपनली ले जाया जाएगा। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी रहेगी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिलने के चांस हो सकती हैं, डायरेक्शन देने के चांस होते हैं, आदमी मिल सकते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से वो अपना कोई भी डायरेक्शंस किसी के बारे में देना चाहे तो दे सकता है। ये एक तरीका है। अच्छा, जब आप ये बोल रहे हैं कि ये 2 तरीके हैं जिनसे मिलाई हो सकती है, यहाँ पर वो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक तो पहले इसमें ही एक सवाल कि क्या जैसे जो इतने बड़े अपराधी हैं जिनके बारे में पता है कि लगातार ये क्राइम कर रहे हैं, उसको ओन कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता कि नहीं भाई इनकी मिलाई रोक दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? देखिए, जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनको हार्डकोर इंटरस्टेट गैंगस्टर्स बोलते हैं उनको। एक इसकी हाई सिक्योरिटी जेल, इसका हर एक जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड्स होते हैं। तो इनको ऑब्वियसली हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखने की वजह एक ये भी हो सकती है कि इनको भी खतरा है। ये अगर अंदर रहते हुए किसी ऐसे उन्हीं के राइवल गैंग के आदमी भी अगर उस जेल में अगर हैं या होंगे, अगर हाई सिक्योरिटी में नहीं रहेंगे तो वो आपस में भी, जैसा अभी पीछे आपने टिल्लू ताजप्रिया का मर्डर कैसे हुआ था वो सुना, देखा गया था, सभी ने देखा है। तो ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो इसलिए हाई सिक्योरिटी जेल में वो रखते हैं। और ये जो मिलने का जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मिलने का प्रावधान तो सभी का होता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट भी है। मान लो कन्विक्ट भी है या अंडर ट्रायल भी है, उसको भी अपने लोगों से मिलने का, अपने वकीलों से मिलने का एक प्रावधान ये भी है कि कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट से, वो उनका जो क्लाइंट्स बोलेंगे, जो भी अपराधी जेल में बंद है उससे मिलने के लिए लॉयर्स भी मिल सकते हैं। ये भी एक प्रावधान है। तो वो उनका लिए फिक्स टाइम होता है। वो लॉयर जाके, मैं जैसे किसी अपराधी से मिलना चाहूँ तो मैं जाऊँगा, अपना एक रिक्वेस्ट दूंगा जेल सुप्रेंट को, वो मुझे टाइम फिक्स कर देगा, वो आएगा। वो मुलाकात बिल्कुल बड़ी, जैसे हम आपस में बैठे बात करें ऐसे होती है मुलाकात, एकदम सामान्य तरीके से सामान्य मुलाकात। ओके, उसमें कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं रहता? कुछ भी, कोई मौजूद नहीं हो सकता उसमें। हम 2 ही रहेंगे, मैं रहूंगा, अपराधी रहेगा। हम 2 बातें खूब करें, क्या बात करें। टाइम लिमिट होता है उसमें 15 मिनट, लेकिन आपको पूरी प्राइवेसी दी जाती है। पूरी प्राइवेसी होती है। ठीक है। हमने और भी इस तरीके की भी वीडियोस देखे हैं तमाम, जैसे जो उसके अभी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर से बात कर रहा है, या फिर ये भी बोला जाता है कि जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, VoIP, उसका भी इस्तेमाल करके ये लोग बात करते हैं। तो आप इतने दिन से इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, आपने 3 दशक से ज़्यादा समय उस पूरी प्रोसेस के अंदर गुजारा है, तो ये कितना सहज होता है एक अपराधी के लिए? क्योंकि लूपहोल्स तो हैं, ये हमारे सामने एक घटना नहीं, बहुत सारी आती रहती हैं ऐसी घटनाएं जब हमें पता चलता है कि फ़ोन कॉल हो रहे हैं, तमाम तरीके की बातें आती हैं। तो इसके कितने चांसेस रहते हैं और क्या इस प्रक्रिया को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, ये जो आपने VoIP की बात की है वो, और एक दूसरा सैटेलाइट फ़ोन जी, ये अगर जेल में किसी के पास पहुंच जाता है, और पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो भी अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जेल में बहुत से लोग होते हैं, उनका किसका क्या कंडक्ट है, कौन कैसे मिलके काम करता है, वो कोई बड़ी बताने की बात नहीं है। हर जेल का है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी कई बार ऐसा देखने में सुना है। अभी जैसे आपने देखा है 32 लोगों को बाद में केस बनाया था, जो आदमी अंदर से रह के एक्सटॉर्शन की बात कर रहा था जी। तो उसके बाद तो कोई ना कोई, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ब्लैक होल हैं, जो कि ब्लैक शिप्स बोलते हैं जिनको, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराधियों से मिलकर कुछ कर सकते हैं सुविधा। तो अगर किसी अपराधी के पास मोबाइल फ़ोन भेजना है या सैटेलाइट भेजना है या सैटेलाइट फ़ोन भेजना है, तो उससे फिर बात करेंगे। तो VoIP वाला सिस्टम है, वो तो कहीं से पकड़ा भी नहीं जाता, मुश्किल हो जाता है, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल जो है। तो ये अगर किसी के पास अपराधी के पास पहुंच गया तो फिर उसको मिलने की जरूरत भी नहीं किसी से, वो तो डायरेक्शन देगा अपने आराम से। और ऐसे ऐसे आजकल ऐप्स आ गए हैं, उन ऐप्स को अगर यूज करके किया जाए तो वो आदमी का कॉल डिटेल भी नहीं मिलेगी, किस आदमी से क्या बात की है। ऐसी ऐप्स भी आ गई है, तमाम सोशल मीडिया जंगी ऐप है जो, और कुछ है सोशल मीडिया में बहुत कुछ है। तो वो ऐप में एक पर्टिकुलर नंबर आएगा और उसके बाद बात करने के बाद उसको डिलीट कर देंगे। तो किस अपराधी ने किससे बात की है ये भी नहीं पता लगेगा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड ही रजिस्टर नहीं होगी उसमें। एक जंगी ऐप नाम से आ रही है, वो आप देखेंगे तो वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अपराधी लोग। तो मैं समझता हूँ जो हमारा जो आजकल साइंस जितना डेवलप कर रहा है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जितना डेवलप कर रहा है, अपराधियों को जहाँ फायदे हैं और वहाँ पर पुलिस को भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि इस प्रकार से जो काम करते हैं वो कहीं अगर इंटरसेप्शन की फैसिलिटी मिल जाती है किसी को, तो वो फिर उस प्रकार से ये भी हो सकता है कि वो किससे बात कर रहा है, वो मान लो वो दूसरी जंगी ऐप या दूसरी बातों से नहीं कर रहा है या सैटेलाइट से नहीं कर रहा है, नॉर्मल फ़ोन कॉल से बात करता है, तो वो फिर पुलिस को भी पैरेलली पता लग जाता है कि किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है,
तो वो फिर पुलिस अपना ऑपरेशन उससे भी करती है। अब टेक्नोलॉजी ने अगर पुलिस को स्ट्रांग किया है कि तो वो अपराधियों को भी किया है, तो उन्हें भी किया है। और ये जो वहाँ तक आपने बात की है कि सिस्टम में कैसे सुधार हो सकता है, तो सिस्टम में सुधार तो तभी होगा जब सभी लोग मिलकर इसमें मुहिम में जुड़ेंगे और देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए, तभी बात सुधार में हो सकता है और स्ट्रिक्ट एक्शन हो अगर कोई आदमी करता हुआ पकड़ा जाए तो ये हम सब की विल पावर पे डिपेंड करता है कि हम कितना चाहते हैं सिस्टम को सुधारने के लिए, कितनी सिस्टम को सुधारने के लिए कोई अधिकारी या प्रशासन कितना चाहता है सुधारना या नहीं चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। जी, जब आप ये बोल रहे हैं कि जेल के अंदर के सिस्टम को भी सुधारा जा सकता है, मतलब स्कोप है वहां पर हर चीज का हो सकता है ना, सुधार तो किसी में भी हो सकता है। तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि एक तो हो गया कि एक वर्ग होगा शायद करप्शन या किसी इस तरीके की चीज़ों से उनको फ़ायदा पहुंचा देता होगा, क्या ऐसा भी कुछ होता है? आपके सामने ऐसा भी कभी आपकी सर्विस के बीच में कोई ऐसा वाकया आया जब आपकी फोर्स के ही लोग कहीं ना कहीं, अब इतना बड़ा अपराधी है उसके रडार में तो कोई भी आ सकता है, तो क्या वो कहीं डर भी है क्या वहाँ इंटरनल लोगों के बीच में या फोर्स के बीच में भी रहता है कि यार इससे ज़्यादा झगड़ना या इसको रोकना या इसके बीच में आना, तो क्या वो एक डर भी कभी आपने ऐसा ये देखा? डर वाला जो एंगल है बहुत कम मैं देखने सुनने में मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई डर की वजह से करे, वो मैं नहीं इस बात को एग्री करता। ये जरूर है कि कोई ना कोई आदमी अगर उससे मिलता है तो और कोई रीजन हो सकता है, कोई उसका कोई कहीं से रिलेशन हो गया या कोई डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई कहीं से किसी ने सिफारिश कर दी, अगर पैसे का एंगल नहीं है तो डर की बजाय वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि हम अपराधी भी तो सोसाइटी के हिस्से हैं ना, उनके भी बहुत से जानने वाले हैं, बहुत से रिलेटिव हैं, वही जानने वाले रिलेटिव पुलिस के भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, तो उस एंगल से कुछ हो सकता है डर की वजह से। बल्कि बीच में ये भी सुनने को मिला था कि कई ऐसी मतलब गैंग्स हैं जो वहाँ पर इंटरनल कभी कास्ट की वजह से फायदा पहुंचा रहे हैं, तमाम तरीके के गुट बन जाते हैं, तो ये भी सब हम लोगों के बीच में आता रहता है। और ये कास्ट वाली बात आपने जिक्र किया तो मेरा थोड़ा सा एक मैं बता दूं, पहले टाइम में ऐसा होता था कि कास्ट में अगर कोई आदमी अपराधी होता था तो उसको आउट ऑफ कास्ट कर देते थे। मैं कई साल पुरानी बात करता हूँ, मतलब मान लो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में कोई अपराधी इस प्रकार के अपराधों में जाता था, जेल चला जाता था, लोग बदनामी समझते थे। और आज की डेट में कास्ट ये समझते हैं जो आप जितना बड़ा अपराधी हो वो कास्ट बड़ा अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, देखो हमारे कास्ट का आदमी कितना बड़ा हो गया है सारा कुछ करने के लिए, क्योंकि वो ग्लोरिफिकेशन आ गया, क्राइम के अराउंड ग्लोरिफिकेशन आपका आ गया। जैसे उसमें एक केस में आया था कि कोई चौहान लड़का था जो फूलन देवी के हस्बैंड का जिसमें मर्डर किया था, उसने कहा कि हम तो बदला लेने वाले हैं, चौहानों की वो है, और चौहान कास्ट ने उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया कि देखो उसने उसका मर्डर करवा दिया जेल से बाहर निकलने के बाद। ऐसा कुछ एक केस था। और जब हमारे टाइम में जब मैं स्पेशल सेल में था तो बहुत से ऐसे देखे थे केसेस में जहाँ पर अपराधियों के पास मोबाइल फ़ोन आराम से जेल में मिलते थे और वो जेल से फिर हम जाके बताते थे जेल वालों को इस अपराधी के पास ये फ़ोन चल रहा है। अच्छा। तो हमारा सिस्टम है, उसको पता लग जाता है कि किसके पास कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या बात हो रही है, ये भी इंटरसेप्ट हो जाता था। फिर हम बता के उनको पकड़ते थे। बहुत से फोन पकड़े अंदर जेल में रहते हुए, रिकॉर्ड में है ये तो सारी चीजें। तो इसका मतलब ये तो है ना, कहीं ना कहीं तो सुविधाएं तो हो रही है अपराधियों को, बिल्कुल, तो वो कैसे रोकी जाए, और वही अपराधी फिर इसलिए सक्सेस हो जाते हैं प्लानिंग करने में, पूरा उसमें अंदर से बैठे बैठे डायरेक्शन देते रहते हैं। अच्छा, आप स्पेशल सेल में रहे तो स्पेशल सेल का थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या होता है, मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पुलिस फोर्स। देखिए, स्पेशल सेल जब इनिशियली 83 में इसको बनाया गया था तब वो ये ऑपरेशन सेल के नाम से जाना जाता था। ओके। और वो तब हुआ था जब स्पेशल सेल, जब उग्रवादी घटनाएं दिल्ली में पंजाब के बाद, पंजाब में 80s के दशक में उग्रवादी घटनाएं शुरू हो गई थी, 81 से बाद, 84 के बाद और ज्यादा हो गई थी। तो पूरा 80s में पंजाब बिल्कुल जल रहा था उग्रवादी घटनाओं में। उस टाइम पे क्योंकि उग्रवादी वहां से बाहर आकर, वहां से पंजाब से भागकर दिल्ली में आ सकते थे, उग्रवादियों का एक दिल्ली भी एक प्रकार से बन गया था कि यहाँ पे कोई हम काम करेंगे तो हमारी बात मांगे ज्यादा मानी जाएंगी। उस टाइम पे खालिस्तान की डिमांड थी, खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, लखीमपुर वगैरह में इंसर्जेंसी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। तो उस उपलक्ष्य में जब ये पता लगा कि दिल्ली में कुछ टेररिज्म का काम हो सकता है तो एक ऑपरेशन सेल का छोटे से यूनिट का गठन किया गया था, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ता 2001 में उसको स्पेशल सेल के नाम से दिया गया। 2001 में बनाया स्पेशल सेल, उससे पहले ऑपरेशन सेल ही चलता रहा। नहीं, 91 में, 91 से पहले ये ऑपरेशन सेल था, 91 के बाद ये स्पेशल सेल हो गया। इसका अपना अपना पुलिस स्टेशन है और अब ये बहुत बड़ी यूनिट हो गई है, दिल्ली पुलिस की काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसमें एक स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कई डीसीपी और बहुत से एसीपी इंस्पेक्टर्स हैं, करीब ये 700-800 आदमियों की फोर्स हो गई स्पेशल सेल। बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के लिए जब भी कभी होती है कि
SOS जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल ऐसा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक लगता है कि मैं इस केस में कैसे इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करूं, तो स्पेशल सेल रेस्क्यू पे आता है। स्पेशल सेल के लोगों को ही दिया जाता है उसे। अच्छा, कौन ये कौन तय करता है कि अब यहाँ से मामला स्पेशल सेल संभालेगा? जहां पर लगता है कि मामला गड़बड़ है, हाँ। वो सॉल्व करना इतना जल्दी जरूरी है और ये बहुत सीरियस हो गया है, हाईलाइट हो गया है कोई केस, या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी आ गई है, तो वो केस फिर स्पेशल सेल को दिया जाता है। पुलिस ये आग्रह करती है कि नहीं, वो आग्रह नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, स्पेशल सेल मैक्सिमम केसेस एंटी टेररिज्म और इंटरस्टेट गैंगस्टर्स के बारे में हम अपनी डेवलप करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं, हम अपने आप इसको सुओ मोटो पीछे लग जाते हैं। किसी गैंग के रिवार्डेड क्रिमिनल है, उसको पकड़ना है, तो हम भी जैसे एक बार की हिट लिस्ट होती है ना, वो हम भी एक लिस्ट बनाते हैं, इनको पकड़ना है। धीरे पुलिस की भी अपनी हिट लिस्ट है। हाँ, लिस्ट होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके और उनके पीछे लगते हैं, फिर वो उनको पकड़ते हैं। एक तो ये हो गया कि अपने तरीके से अपने आप मोटिवेटेड होकर हमारा स्टाफ उनको पकड़ने की कोशिश करता है। चाहे वो गैंगस्टर हैं, चाहे वो उग्रवादी हैं। उग्रवादियों के अब दिल्ली में तो आपने देखा होगा भी 10-15 साल से कोई उग्रवादी घटना इतनी बड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग जिसे कहते हैं, प्रोएक्टिव अपने आप अपने तरीके से करके हम JNK में जाके स्पेशल सेल के लोगों ने वहाँ के उग्रवादियों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पकड़वाया है। अच्छा। वहाँ भी पकड़वाया है। यहाँ दिल्ली में नहीं आ रहे, बट वहाँ कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किया है। पंजाब में किया है। मतलब पैन इंडिया आप हाँ, जहाँ पता लगता है कि कहाँ पे क्या उग्रवादी घटना ज़्यादा हो रही है, या कहाँ पे खबर है कि कौन सा उग्रवादी कहाँ छुपा हुआ है, क्या उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या उसके ऑपरेशंस वहाँ हैं, तो वहाँ तक कि जाकर वही वहाँ उसको पकड़ने की मदद करते हैं और उस स्टेट की मदद करते हैं। या कोई बाहर के स्टेट का आदमी दिल्ली में आ गया है, उसकी वहाँ की पुलिस आती है, तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच उनको मदद करती है और उसको कितना ही बड़ा अपराधी हो उसको जल्दी जल्दी ढूंढ निकाल के उनको पकड़ते हैं। तो ये एक प्रकार से SOS की बात मैंने जहाँ तक की है कि जहाँ पर लगता है कि पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली को कि ये केस जल्दी से जल्दी क्रैक होना चाहिए या इसमें इस अपराधी को जल्दी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, उसमें स्पेशल सेल आगे बढ़कर काम करता है। और उसमें मैं कहता हूँ बहुत सक्सेस रेट इसका बहुत ज़्यादा है स्पेशल सेल का। ओके। एक पक्ष जो इस पूरी बाबा सिद्दीकी घटना के बाद सामने आया वो था सिक्योरिटी का पक्ष, कि उन्होंने ऐसा कहा गया कि उन्होंने एक ये थ्रेट अपना जाहिर किया था कि हमको थ्रेट है और हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो ये सिस्टम ही मैं समझना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के लिए कैसे मांग की जाती है। क्या एक आम आदमी हिंदुस्तान का अगर उसको ऐसा कोई थ्रेट मिले तो क्या उसको स्टेट या सरकार कोई सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी मिल सकती है? यस, इसका एक बड़ा सिस्टमेटिक इसका प्रोसीजर है जी। किसी भी आदमी को कोई थ्रेट आया है तो वो उस थ्रेट के बारे में बताकर कि मेरे को ऐसे थ्रेट फला आदमी ने दिया है, फला नंबर पे आया है, फला ऐसे किसी मेरे नंबर पर आया है, या कोई वैसे कम्युनिकेट हुआ है, या कोई चिट्ठी आई है किसी के पास धमकी की, या वर्बली किसी ने धमकी दी है कैसे भी, तो उसके बारे में कंसर्न वहाँ की पुलिस को, वहाँ के DCP को और वहाँ के हेड ऑफ द पुलिस को ये अपना उस थ्रेट के बारे में बता सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि मेरे को इस बारे में थ्रेट है, मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि पुलिस का और स्टेट का काम भी है आम जनता की सुरक्षा करने का काम है ना, तो वो अपनी डिमांड कर सकता है। उस पर उसके ऊपर एक थ्रेट असेसमेंट की जाती है, मतलब कंसर्न पुलिस, जहाँ दिल्ली में अगर किसी को थ्रेट है तो स्पेशल सेल्स के द्वारा थ्रेट असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट का मतलब ये थ्रेट जेन्युइन है कि नहीं है, थ्रेट करने वाला ठीक आदमी, मतलब जेन्युइन थ्रेट है कि मतलब ये वास्तव में वो थ्रेट है, उसको कोई क्यों वजह है, थ्रेट की वजह भी पता करते हैं। तो वो थ्रेट असेसमेंट करने के लिए पूरी इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद जो भी थ्रेट असेसमेंट करने वाली यूनिट या पुलिस है वो उसको रिपोर्ट भेजती है फिर आगे सिक्योरिटी के स्पेशल CP, फिर उसको पीरियडिकली एक मीटिंग होती है। इमीडिएट अगर किसी को थ्रेट है तो इमीडिएटली वो ऑर्डर कर दिया जाता है इसको सिक्योरिटी दे दी जाए। और अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो थ्रेट असेसमेंट में आ जाएगा इसको इमीडिएटली चाहिए कि नहीं चाहिए, इमीडिएटली है तो फिर उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी, नहीं है तो उसके बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी होती है दिल्ली पुलिस के, उसमें सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी के होते हैं, कंसर्न स्पेशल सेल के ऑफिसर्स होते हैं और कंसर्न जो वहाँ के एरिया का DCP है वो होते हैं। फिर वो असेस करते हैं कि वास्तव में इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो किस कैटेगरी की देनी चाहिए। हाँ, ये सिक्योरिटी की कैटेगरी भी बहुत हैं, जो XYZ और तमाम हम सुनते रहते हैं, ये भी थोड़ा सा प्लीज ये मैं बता देता हूँ। उसमें एक Y कैटेगरी होती है, एक Y+ होती है, एक Z कैटेगरी होती है, एक ZZ+ कैटेगरी होती है, और वो ऐसी कैटेगरी
बटी हुई हैं, उसमें एक निश्चित तरीके से होता है कि कौन सी कैटेगरी में कितने आदमी साथ रहेंगे। तो वाई कैटेगरी में होते हैं कि उनके साथ में एस्कॉर्ट नहीं रहेगी, लेकिन उसके घर पर या स्टैटिक गार्ड रहेगी, उस साथ में पीएसओ रहेंगे। अच्छा। वाई प्लस में इसमें कैटेगरी में आ जाएगा, उसके साथ में आगे पीछे भी चलने वाले उसमें एस्कॉर्ट भी रहेंगी, गाड़ी रहती है सरकारी वाली। जेड वाली कैटेगरी में और ज़्यादा उसके साथ स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो जो वाई जेड बढ़ता जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वो फिर एक कैट जो कमांडोज होते हैं वो आ जाते, वो सुपर वो जो कैटेगरी एसपीजी, तो खैर एसपीजी तो पीएम के लिए होती है। ओके। वो एसपीजी कहीं होती नहीं है। ठीक है। एनएसजी के कमांडोज की बात है, जो काले कमांडो कहीं देखे होंगे किसी के साथ में, वो जेड प्लस कैटेगरी के आते हैं। उसमें कितने नंबर होंगे वो गिनती होती है, ये किसी में 21 है तो किसी में 42 है, तो इस प्रकार से नंबर वो कैटेगरी बनाई रखी है सिक्योरिटी यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस ने। जो दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही सिस्टम बॉम्बे में भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो वहाँ भी यही सिस्टम वही है हर जगह, जो मैं बताया प्रोटोकॉल वही है। थ्रेट के बारे में असेसमेंट करने के बाद में निश्चित किया जाता है, और फाइनल अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है कि किसको कितनी सिक्योरिटी देनी है। अच्छा। और एमएचए से भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी डायरेक्शन आ जाती है कभी कभी कि ये आदमी को थ्रेट है तो इसको आप सिक्योरिटी दीजिए, तो वो डायरेक्ट फिर कमिश्नर को बोलेंगे, कमिश्नर सिस्टम वही रहेगा, उसकी थ्रेट असेसमेंट भी आएगी। अच्छा, असेसमेंट रिव्यू हाँ, असेसमेंट सब में आएगा, रिव्यू भी होगा, पीरियडिकल रिव्यू होगा। 6 महीने बाद, साल बाद मान लो वो थ्रेट कम हो गई है तो सिक्योरिटी रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो गई है तो सिक्योरिटी हट जाएगी। तो ये सब चीजें होती है। और इसमें पैसा जो सिक्योरिटी का है वो स्टेट दे रहा होता है? हाँ, स्टेट का सिक्योरिटी के एक होता है, सिक्योरिटी अगर सरकारी तौर से वो है तो पूरा खर्चा स्टेट का होगा। लेकिन एक और सिस्टम है कि पेड सिक्योरिटी भी है। अच्छा। पेड सिक्योरिटी का सिस्टम भी है। वो फिर जिस आदमी को थ्रेट है उसको एक अमाउंट तय होता है, उसके लिए पुलिस वहाँ से उसके लिए आती है, जितने उसका रेट फिक्स होता है किस आदमी के लिए उसकी तनख्वाह या उसका जो फैसिलिटी है वो सारी देने का है। वो पेड सिक्योरिटी, मान लो वो कहते हैं हम देंगे नहीं, आपको इतना है नहीं, लेकिन फिर भी कोई आदमी को लगता है कि नहीं मेरे को होनी चाहिए सिक्योरिटी, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, भाई आप नहीं दे सकते तो मैं अपनी पे करूँगा। वो बहुत रेयर कैटेगरी में होती है। लेकिन उसमें भी आखिरी निर्णय पुलिस कमिश्नर ही ले रहे होते हैं कि पेड भी देनी कि नहीं देनी, वो भी निर्णय वही होता है। ऐसा नहीं है कि सभी कोई भी मांगने ले तो ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छा। और एक चीज़ और एस्पेक्ट है इसमें कि जैसे जो लोगों के प्राइवेट गार्ड्स हैं, जैसे अभी जब बिश्नोई का मामला सामने आया तो इसमें सलमान खान का जो गार्ड है शेरा, उसका बहुत नाम आ रहा है अभी बीच में। तो क्या ये जो अपने इनके प्राइवेट गार्ड्स हैं लोगों के, क्या ये उनको बचाने में सक्षम है? क्या इस प्रक्रिया पर भी विश्वास किया जा सकता है, या फिर स्टेट को और ज़्यादा कड़ा होकर के प्रोटेक्शन देना चाहिए? देखिए, प्राइवेट गार्ड्स हैं वो उनकी कैपेसिटी देखी जाती है, किस प्रकार के वो हैं, कौन सी कंपनी से हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, उनके पास वेपन भी हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें नोट की जाती हैं। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट गार्ड है उसकी इंसिडेंट्स कैसे हैं, एंटीसीडेंट्स। मतलब वही एंटीसीडेंट्स यानी मान लो वही आदमी कहीं उसकी सिक्योरिटी को लूप होल बता दे किसी को, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। हम लोग के यहाँ तो इतना बड़ा एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, वही आदमी को, इनको तो खरीदना कोई मुश्किल थोड़ी है, किसी को भी किसी भी आदमी को पैसे का लालच देकर कुछ भी अब करा सकते हैं। तो वो मान लो कोई आदमी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कहीं लगा हुआ है, उसको सारा पता है ना मूवमेंट का, कब आएगा कब आएगा, क्या प्रोग्राम है, सारी चीज़ वो है, वहाँ से खबर आती रहती है। अगर ऐसी बात है तो उसको भी परचेज किया जा सकता है। तो बड़ी केयरफुली प्राइवेट गार्ड को भी रखना है, तो उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि क्या किस प्रकार का आदमी है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बिक जाएगा या मेरी खबर दे देगा। तो ये प्राइवेट गार्ड रखना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, अपनी सिक्योरिटी की बात जहाँ तक कर रहे हैं। और वो अगर रखना ही है तो बहुत ही सोच समझ के अच्छे वेरीफाइड कंपनी के वेरीफाइड लोगों को रखा जाए, ताकि उनको उन पर विश्वास किया जाए उन्हीं लोगों वरना उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये बहुत ऐसा कोई आपको कोई इंसिडेंट ऐसा याद आ रहा है कि जहां पर ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अब आपके सामने की बात है कि मान लो सिक्योरिटी, मैं तो प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। सरकारी जो पीएसओज हैं, हाँ। हमारी इंदिरा गांधी जी का बड़ा उदाहरण सबसे आगे है। तो वहाँ रहते हुए उन्होंने ही उनको मार दिया, ये है ना। तो ये ऐसे, और प्राइवेट के भी हैं, जैसे अभी पीछे कोई मर्डर हुआ था उसमें, हालांकि उन्होंने वो नहीं मारा था, जो 2 भाइयों का मर्डर हुआ था दिल्ली में, साउथ दिल्ली में जो कि किंग पिन थे दारू के बनाने वाले, यूपी के, बहुत कुछ उनका था। उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स का भी कुछ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड्स भी मर गए थे, उन्होंने मार भी दिया था, ऐसा कुछ था। लेकिन ये पॉसिबल है कि सिक्योरिटी गार्ड अगर चाहें
वो बिल्कुल, उसमें it's a कुछ कर valid सकते point. हैं कई उदाहरण हैं, लेकिन अभी ऑफ हैंड नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन हाँ, ऐसे हैं कई इंसिडेंट्स आए हैं ऐसे, आप देखें तो। अच्छा। एक सवाल इस पूरी घटना के बाद ये भी उठा कि जेल से जो ट्रांसफ़र हुए उस पर भी सवाल उठे कि पहले दिल्ली रखा गया था, शायद पंजाब में था, फिर उसके बाद दिल्ली आया, फिर उसके बाद अभी वो साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई है। तो और इसको लेकर के भी बहुत सारी थ्योरीज कॉन्स्पिरेसी है कि इसलिए रखा गया है, उसलिए रखा गया है। तो एक तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या ये कैसे तय होता है कि ये अपराधी यहाँ रखा जाएगा, कौन रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ये तो स्टेट मैटर है, तो ये कैसे तय किया जाता है? जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है ना, तो जो पकड़ने वाली यूनिट है वो जेल जहाँ पे जाएगा, मान लो दिल्ली में कोई पकड़ा गया है और वो दिल्ली में उसको रूटीन में तिहाड़ जेल नंबर फला जेल में जाना है उसको, ठीक है, जो कि जेल के हिसाब से उनका लिस्ट बनी होती है कौन सा अपराधी किस कैटेगरी का है, वो कहाँ पे जाएगा, तो वो उसमें चला जाएगा। लेकिन जो अगर पकड़ने वाली यूनिट है उसको लगे कि नहीं ये आदमी वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल बताएंगे, इसके राइवल ग्रुप यहाँ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो फिर तय होती है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की यूनिट है, वो उसको जेल सुप्रिटेंडेंट को लिखेंगे, जेल सुप्रिटेंडेंट या डीजी प्रिजन को लिखेंगे कि ये आदमी इस प्रकार की नेचर का है, यहाँ पर ऐसे राइवल गैंग के सामने इसकी ये गैंग के राइवलरी के आदमी इस जेल में बंद है तो वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। एक तो ये हो गया उसी जेल के बारे में कि जेल में वहाँ रखना है कि नहीं रखना है। दूसरा, उस जेल में सेफ है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। अगर उनको लगता है किसी को, प्रशासन को, जेल प्रशासन को लगता है तो वो कि यहाँ पर ये आदमी यहाँ सेफ नहीं, जैसे आपने देखा होगा पीछे वो यूपी वाला जो क्रिमिनल था उसको पंजाब की जेल में रखा था, बाद में यूपी में ले गए थे उसको। तो इसी प्रकार से ऐसे अपराधियों को जेल में बदलते रहते हैं, और बदलने की वजह ये होती है कि एक ही जेल में आदमी रहते रहते वहाँ की उसकी दोस्ती बन जाती है। तो ये उसको ब्रेक करने के लिए एक ये भी रीजन होता है कि उसको जेल ऐसे साथी अपराधी को जिसके बारे में ऐसी खबर हो कि वो कुछ भी कर सकता है जेल में रहते हुए, उसको शिफ्ट करते रहते ताकि एक सेट ऑफ जो जेल अधिकारी है उनके कांटेक्ट में वो लगातार ना रहे, तो वो फिर अलग अलग इसलिए भी करते हैं। दूसरी बात, इसको साबरमती जेल में भेजने का जो डिसीजन है ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे जिन केसेस में, जैसे दिल्ली में केसेस हैं इसके और कई जगह केस जिसके होते हैं, मल्टी स्टेट केसेस होते हैं ना, तब ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी जेल में उसको भेजना ठीक रहेगा, ताकि उसकी अगर पेंडिंग ट्रायल केस हैं वो भी चलते रहे, क्योंकि पेंडिंग ट्रायल केसेस में उसकी पेश होना जरूरी होता है कई जगह, या आजकल फैसिलिटी हो गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हो गई है तो वहाँ से भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको कंसिडर की जाती है कि ऐसे अपराधी को कहाँ पे रखना चाहिए, तो ये सोच समझ के वहाँ रखा होगा। मतलब इसमें राज्य सरकार का रोल होता है? बिल्कुल होता है राज्य सरकार। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी कही जा रही है, इंटर स्टेट इंटर जेल में अगर है तो फिर वो होम मिनिस्ट्री के अंडर से बात बनेगी। ओके, क्योंकि देखिए जैसे हमारा दिल्ली का मामला है तो हम दिल्ली सरकार या एलजी साहब से डिसाइड करके करवा लेते हैं कि इस आदमी को इस जेल में, 3 ही जेल है यहाँ पे, तिहाड़, रोहिणी एंड मंडौली, तो किस आदमी को कहाँ पे, कौन से आदमियों को, ये वैसे तो बेसिकली डीजी प्रिजन, जो प्रिजन के पूरे ओवरऑल इंचार्ज हैं वो डिसाइड करते हैं, और ये डिसीजन अभी अगर लेना है कि नहीं यहाँ से कहीं और भेजना है तो देन इसका ऑर्डर लेना पड़ेगा आपके दिल्ली गवर्नमेंट से, क्योंकि जिनके जेल तो दिल्ली गवर्नमेंट कर रहे हैं, वहाँ से लेना होगा ऑर्डर। अगर और भी ज़्यादा कोई मामला सीरियस होता है तो फिर वो एमएचए इसमें इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, होम अफेयर्स से तय हो जाता है। ओके, अच्छा, दिल्ली की जेलों के बारे में मैंने एक ये भी चीज़ सुनी है, आप बता सकते होंगे कि सही है या नहीं, कि यहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ हर राज्य की पुलिस होती है, ऐसा कुछ भी है क्या? कि हर राज्य की नहीं होती है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, टीएसपी बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ, उसका लगाने का एक बड़ा अच्छा मकसद ये है कि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, उनकी लैंग्वेज वो अपनी तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश जानते होंगे लेकिन वो हिंदी कम जानते हैं, तो वहाँ पर अपराधियों से वो उनकी ड्यूटी होती है आउटसाइड जेल, मतलब ऊपर के आपके टावर में देखने हुए जेल के टावर में, वहाँ जेल के चारों तरफ दीवार बनी, वहाँ पर उनकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। तो वो बेसिक आइडिया ये है कि वो हिंदी से ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए तमिलनाडु स्पेशल पुलिस यहाँ पे लगाई गई है, और वो एक प्रकार से सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी पुलिस समझी जाती है। अच्छा। और ताकि वो हिंदी में बातचीत करके कोई अपराधियों से मिलके या जेल स्टाफ से मिलके कोई ऐसी बात ना कर दें, तो ये एक बेसिक पर्पस था। लेकिन ओवर ए पीरियड जब आदमी यहाँ रहने लग गया या ड्यूटी करने लग गया तो वो धीरे धीरे हिंदी भी सीख जाता है, तो वो भी पर्पस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे और किसी राज्य की नहीं होती है। तो ये लेकिन तमिलनाडु स्पेशल पुलिस क्यों बाकी भी जैसे गुजरात में भी अलग लैंग्वेज अलग होगी,
उनकी अलग है। और दूसरा एक दिल्ली जेल का स्टाफ होता है जो खाकी वर्दी में देखते हैं ना, हाँ वो दिल्ली जेल डीजे जिसमें लिखते हैं, वो हाँ। दिल्ली जेल का स्टाफ होता है। हाँ। और वो अलग से, उनकी भर्ती अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। जो दिल्ली के जेल के अंदर रहते हैं, अंदर की सुरक्षा दिल्ली जेल के अधिकारियों के पास है, और बाहर की सुरक्षा आउटर फेरीपेरी की है टीएसपी के पास, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के पास। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी ये बताया जा रहा है कि 700 शूटर्स हैं लगभग, है ना? ये सब बहुत पुख्ता तो नहीं है, लेकिन ये बातें ही हैं सोर्सेस से जो भी निकल करके आ रहा है। और उसका भाई अनमोल वो गैंग चला रहा है, गोल्डी बरार के साथ उसके रिलेशंस हैं। तो इतना सब, और आप एनकाउंटर्स की तरफ भी रहे हैं, आपने एनकाउंटर्स भी किए हैं, आप को स्पेशलिस्ट बोला जाता है। तो मेरे सुनने में ऐसी भी थ्योरीज आई कि जब बहुत सारी ऐसी एक तो ये चीज़ कि एनकाउंटर्स की एक स्क्रिप्ट है ना, कि एक तयशुदा स्क्रिप्ट होती है, वो आ जाती है हर एनकाउंटर के बाद। तो ऐसी स्क्रिप्ट इस मामले में कोई क्यों नहीं आ रही है? एक लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो पहले तो आप इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बता दूं, पहले तो आपने कहा 700 शूटर्स हैं, किसी ने तो गिने नहीं अभी। सही बात है। ये जब आदमी बहुत ज्यादा हाइप में आ जाता है ना, बहुत ज्यादा उसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए जो लोग अंदाजा लगाने वाले वो भी एक लिमिटलेस हो जाते हैं। कोई 700 की लिस्ट किसी के पास नहीं है, चाहे 10 होंगे उसको भी 700 बना दिया, 1000 भी बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई ऐसी इमेजिनरी थ्योरी है, इमेजिनरी सारी गिनती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पास शूटर्स हैं। कितने हैं ये किसी ने आज तक गिनती नहीं की है। और शूटर्स का होना इसलिए जरूरी है कि अब ये जो अपने काम कराएंगे शूटर्स के थ्रू कराएंगे ना, अंदर से तो खुद नहीं करते हैं। और अब बहुत से जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल अपने आप को समझते हैं। क्या दाऊद ने कभी कभी गोली चला के किसी को मारा है? नहीं मारा। वो डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन देने के लिए उस टाइम पे जब दाऊद का नाम था वहां पर, तब तो कितने ही आदमी उसके काम करने वाले थे। ऐसे ही अब इसकी तरफ से है कि आप इसके कितने आदमी इसके काम करने वाले हो गए। वो काम करने वाली कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है अनएम्प्लॉयड यूथ, जिनको और कोई धंधा नहीं काम करने के लिए। ग्लोरी, जैसे वो कहते हो उसका नाम इतना छाया हुआ, तो हमारा नाम भी होना चाहिए, हम भी इसमें अखबार में मीडिया में सब छाए रहेंगे। और एक प्रकार से वो समझते हैं कि ये हीरो हो गया है। इसको हीरो बना भी दिया गया है, मीडिया ने बना दिया, या वैसे सोशल मीडिया ने बना दिया। तो वो ग्लोरी एक ख्याति पाने के लिए। और अपराधी जो जितने इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको एक पैसा भी अच्छा मिलता है, फिर एक थ्रिलर भी है। बहुत से लोग समझते हैं कि लाइफ में थ्रिलिंग है क्या, ठीक है, अपना मौज मस्ती भी है, और जो भी हम काम करेंगे और पैसा भी बहुत आता है। एक्सटॉर्शन मनी है, टारगेट किलिंग है, तो फिर वो सुपारी किलिंग भी है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। और एक और बात है कि ये अपराधी सारा दिन यही सोचते रहेंगे, और कोई काम तो है नहीं, ना दफ्तर जाना ना कुछ और करना, यही प्लानिंग करते रहेंगे, किसको कैसे करना है, कैसे क्या करना है, यही सारी बातें करते रहेंगे। तो ये एक वजह है, तो ये ऐसे चल रहे हैं। अभी मैंने कुछ लोगों को सुना, तो उसमें एक ये भी तथ्य सामने आया कि ये लोग जिनको चुनते हैं, कई बार उन शूटर्स को, क्योंकि आपने ऐसा बताया वो अनएम्प्लॉयड हैं, उतना कोई रिसर्च करके नहीं जाते हैं कि कौन है जिस पे हम हमला करने वाले हैं। तो ये एक जब सवाल आया कि क्या बहुत डेयरिंग होते हैं, तो बोले डेयरिंग नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कई बार कि जिसको हम मार रहे हैं कौन है। अगर उनको पता चल जाए कि कौन है, तो शायद वो डर जाए। यस। तो ऐसा ये चीज़ पे मैं आपको बताऊं, उनकी अपनी साइकोलॉजी है। जो ऐसे शूटर्स होते हैं उनकी अपनी साइकोलॉजी है। वो तो फिर उनको तो ये बताएंगे भाई इस आदमी को मारना है, तो उसकी बाद में रिसर्च थोड़ी करेंगे उस आदमी के बारे में, कौन है क्या है, और वो करने लगे तो वो हो सकता है ना मार पाए। जैसे आपने कहा, मान लो इसके बारे में पता लग जाए, तो उसको टारगेट जब किसको किया है, रैकी करने वाला, वो बताएगा ये आदमी इसकी ये मूवमेंट है, यहाँ पे आएगा इस टाइम पे, और उसको करना है। उसका काम है सिर्फ गोली चलाना है। उसके बारे में कोई हिस्ट्री पता करना या उसके बारे में कोई रिसर्च करना उसका काम नहीं है। अब जो डायरेक्शन किसी और ने दी है उसको। जो अभी इसमें संदिग्ध जो पकड़े गए हैं बहराइच में, उसका अभी मैं मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो घर की स्थिति देखी, तो वो बिना प्लास्टर हुआ घर है, ईंट का घर है, मैंने वैसा है। तो क्या मतलब इसमें कोई बहुत आसान है क्या, बहुत गरीब लोगों को पकड़ करके उनको कितना भी पैसा, मतलब क्या बहुत ईजी है किसी की हत्या करवा देना अभी के सिस्टम में? इसको ना रिसर्च करते हैं ये लोग, जो करते हैं ना, कैसे आदमियों को इन्वॉल्व किया जाए, उसका थोड़ा बहुत शरीर कद काठी से ठीक हो और थोड़ा दिल भी ठीक हो उसका, और गरीब आदमी को पकड़ते हैं, और गरीब आदमी इनकी बातों में आएगा। अब जो खाली आदमी बैठा है, उसके पास खाने के कुछ लिए नहीं है, और उसको थोड़ा पैसा दे दिया तो कहेगा ठीक है मैं तो करूँगा आपके लिए काम। एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड आदमी को पैसा मिलने लग जाता है। तो वो आदमी जल्दी, जो आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत जिसको है, मजबूर आदमी को पकड़ते हैं कि ये मजबूर आ जाएगा काबू,
तो उसको रिसर्च भी करते रहते हैं, कितने आदमी, मान लो 20 आदमी से कॉन्टेक्ट किया है एक दिन में या 15 दिन में, तो वो 20 में सारे थोड़ी इसके बाद तैयार हो जाते होंगे। 10 भी आ गए तो उनका काम बन गया। फिर उनको थोड़ा बहुत, वो इतना बाद बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है गोली चलाने के लिए। ओपन में जाएंगे, वो देंगे, ये इसको घोड़ा ही तो दबाना है इसमें, थोड़ा 1-2 बार दबाएंगे, उनकी हिम्मत हो जाती है। फिर वो ऐसे लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस भी कराते हैं। बोरा रख दिया मिट्टी का, उसमें गोली चलवाने के लिए कह दिया ये आदमी इसको मारना है, थोड़ा निशाना चेक हो जाता है कि निशाना ठीक है कि नहीं इसका। तो इस प्रकार से देखते हैं। आपने इतने वक्त क्रिमिनल से डील किया है, ये क्या माइंडसेट होता है कि जैसे एक शुरुआत तो मतलब अगर लॉरेंस बिश्नोई को ही हम देखें तो एक छात्र नेता था, चुनाव लड़ने जा रहा था, पिताजी पुलिस में थे, यूनिवर्सिटी आया और पहले छात्र राजनीति में एक मर्डर करा अपने दोस्त के लिए, फिर उसके बाद जेल गया, फिर वापस आया। तो इस तरीके, कोई ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत में ही 50 मर्डर कर दिए या चला गया। तो जेल जाने के बाद क्या है, और एक तो जेल को सुधार, हमारे यहाँ का जो इंडियन सिस्टम है उसमें तो यही माना जाता है कि जेल एक सुधार की जगह है, लेकिन जो सामने हमें प्रैक्टिकलिटी में नज़र आता है वो ऐसा लगता है कि जेल जाने के बाद और दुर्दांत हो जाता है कि अब क्या, अब तो वहाँ गए 20 और लोग उसी माइंडसेट के मिल गए हैं। तो क्या ये क्या साइकी होती है, और क्या अंदर ऐसा ही माहौल होता है कि हाँ एक बार आदमी ने कर दिया क्राइम तो अब वो सुधरना छोड़िए, क्राइम की तरफ ही और बढ़ेगा? देखिए, कोई भी आदमी पैदाइशी बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं होता है। शुरू में कोई ना कोई आदमी किसी न किसी छोटे क्राइम से शुरू होता है। जैसे इसमें आपने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने बताया, पहले राजनेता में हुआ, वहाँ सक्सेस नहीं मिली, या फिर कहीं से मर्डर हो गया, दोस्त के लिए मर्डर कर दिया, उसके बाद जेल चला गया। जेल जाने के बाद 2 सिचुएशन होती है। एक आदमी बहुत ड्रेडेड बदमाश भी हो सकता है और एक आदमी सुधर भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बदमाश अपग्रेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जाने के बाद वो उनको लगता है कि मैं गलत रास्ते में आ गया, सोच समझ के आप आ भी जाते हैं। बट ये जरूरी है कि जो आदमी जेल में रहने के बाद किस प्रकार के आदमी कॉन्टेक्ट में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी और ज़्यादा दुर्दांत अपराधी के कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो आदमी जेल में, जैसा मैंने पहले बताया, कोई और काम नहीं है, वो उसका ब्रेन वॉश करता रहेगा, अपनी गैंग में बना लेगा। इसी प्रकार बहुत से गैंग के लोगों को हमने जब इंटरोगेट किया तो ये पाया गया कि मेरे को फला जेल में मैं गया था, वहाँ पर उस आदमी ने ये सारा बताया तो उसके साथ में जुड़ गया। ये वजह होती है। तो दोनों बातें हैं इसमें। तो आदमी किस माहौल में जेल में रहता है, किन लोगों के कांटेक्ट में रहता है, उसको क्या क्या बातें बताई जाती हैं और उसको सब्ज़बाद क्या दिखाए जाते हैं, ये भी है। आगे का फ्यूचर तुम्हारा ऐसे ये रहेगा, ये इतना आपको फ़ायदा हो जाएगा, ये सब चीज़ होगा, बाहर रह के क्या करना है, या अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भूखे मरोगे, ये सारी बातें उसको बता के मोटिवेट किया जाता है। और मोटिवेशन के बाद आदमी धीरे धीरे अपग्रेड कर देता है अपने आप। और क्या ऐसी भी आपके सामने वाकया आए जहाँ पर, क्योंकि अंदर आपको सरवाइव करना जेल के अंदर, जितना मैंने पढ़ा समझा सुना है कि वो एक अलग ही मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी चल रही है वहाँ पर, कि आप अगर एक आय वर्ग से आते हैं तो आपका अलग ट्रीटमेंट है, आपको वहाँ की अंदर की गैंग से डील करना है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो क्या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग आउट ऑफ फियर वो करने को मजबूर हो जाते हैं बिकॉज उनको अपने आप को सुरक्षित रखना है जेल के अंदर? जेल के अंदर की जो दुनिया है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं जी। जो शरीफ आदमी जाते हैं ना, वहाँ मान लो किसी केस में वैसे चले गए वाइट कॉलर क्रिमिनल से, या चीटिंग वीटिंग में चले गए, और किसी में चले गए जिनकी जमानत नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को ये जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं वो उनको थ्रेट भी करते हैं। उनसे मालूम है कि कोई लाला लोग आ गया या बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी आ गया तो उसको थ्रेट करके उससे एक्सटोर्शन भी पैसा लेते हैं बाहर। अच्छा। ऐसा भी है, इसमें कोई डोरा नहीं है, ये अंदर की बात है। ये लोग वहाँ से उसको तंग करके वो पैसा लेते हैं और वो लोग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जैसे सर्वाइवल फिटेस्ट की बात है, अपने आप को थोड़े बहुत दिन, जितने दिन रहना, बात की जमानत हो जाती है तो अपने आप को करने के लिए वो उनकी बात मान भी लेते हैं। तो इसलिए ये भी सुनने में आता है और ये बात सच्चाई भी है कि जो आदमी ऐसे चला गया वो उनको तंग करके पैसा लेते हैं और पैसा देते हैं लोग। दूसरी बात, आपस में जो है सुपरमेसी की भी लड़ाई वहाँ पर। अच्छा। हाँ, लोगों में कई बार आपने देखा होगा कि आपस में ब्लेड मार दी, झगड़ा कर दिया, गाड़ी में जो कोर्ट में ला रहे हैं वहीं गाड़ी में हंगामा हो गया वहाँ पर, और यहाँ ब्लेड को बड़ा वेपन इस्तेमाल करते हैं। एक वेपन इस्तेमाल करते हैं, चम्मच को वो बना लेते हैं धारदार वेपन, पिक्चरों में दिखाते हैं, ऐसा रियलिटी है, रियलिटी है। उससे मर्डर हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में। चम्मच को धारदार चम्मच जो है उसको एक पहना उसको घिसते पहना बना लेंगे, उसको छुपा देंगे और उसको जब जरूरत होगी कुछ चाकू की तरह उसमें धारदार वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये होता है। मैंने जैसे बताया ना, अपराधी जो जेल में उनको काम ही नहीं है ना कुछ भी,
खुराफात सोचनी है। जिस आदमी ने क्राइम करना है उसने प्लानिंग ये करनी रहती है अंदर, और जिसे शराफत से रहना है वहाँ पे शरीफ होकर बाहर निकल आता है। तो जहाँ तक आपने कहा कि जेल एक रिफॉर्मेटरी हमारा प्रिंसिपल के तौर पे है, तो 50% रिफॉर्मेटरी है, 50% अपग्रेडेशन ऑफ क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिल जाता है और वो एक से एक पहले छोटा फिर बड़ा फिर जैसे लॉरेंस बन जाते हैं। और भी जो इनके साथी हैं, जैसे अभी एक ये शब्द भी सुनने को मिल रहा है, आप बता पाएंगे कि क्या इसका सच्चाई है कि नॉर्थ इंडियन सिंडिकेट बोला जा रहा है। तो ये जो कुछ स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे, तो और भी गैंग्स हैं क्या जो प्रख्यात हैं या कुख्यात हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और अब एक मिलजुल करके एक पूरा नेक्सस चल रहा है? देखिए, अपराधियों का कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से है। आजकल एक फैशन हो गया कि अपराधी इंटरस्टेट काम करने लगे हैं। हरियाणा का अपराधी, दिल्ली के अपराधी यहाँ का क्राइम करने के बाद साउथ में चले जाएंगे। साउथ से कई बार हमने यहाँ के अपराधियों को गोवा में और बाहर साउथ में, गुजरात में कई जगह वहाँ से पकड़ा है, क्योंकि वो एक तो छुपने की वहाँ जगह होती है, फिर वहाँ जाएंगे तो इनके कॉन्टैक्ट वहाँ भी मिल जाते हैं। कभी वो कॉन्टैक्ट कहाँ से होंगे? जेल से बन जाएंगे, या जेल के अपने कोई रिलेटिव्स होंगे, वो अपने बता देंगे मेरा रिलेटिव वहाँ रहता है, आप जा सकते हो वहाँ पर, सेफ रहोगे। तो वो फरारी के दौरान वहाँ चले जाते हैं ऐसा करके। और दूसरा, जो अपराधी छुपना चाहते हैं तो उनके लिए फैसिलिटी हो जाती है। और इसके अलावा आपने कुछ और पूछा था अभी। हाँ, कि ये जो और भी गैंग्स हैं जो वो जो गैंग्स है आपस में मिलने की बात है, वो एक विचारधारा को लेके चलते हैं कि किस प्रकार के कौन किस प्रकार से काम करते हैं। बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं मर्डर करते हैं, पैसे वैसे के लिए नहीं करते हैं कि बदला लेना है, ऐसा कर रहे हैं। आपने दिल्ली के बहुत से गैंग देखे होंगे यहाँ पर, जो नजफगढ़ एरिया के गैंग्स थे काफी, वो अब खत्म हो गए हैं काफी। तो उनका खाली दुश्मनी इतनी होती थी कि वो एक दूसरे के परिवार को मारते 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 कई परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। वो अलग से एक थ्योरी है उनकी क्रिमिनल्स की। एक थ्योरी होती है पैसे लेने के लिए मारते हैं, एक थ्योरी होती है सुपारी किलिंग के लिए मारते हैं। वो अलग अलग अपना स्टाइल होता है हर एक क्रिमिनल्स का। तो वो जो इंटरस्टेट के हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो कनेक्शंस मिले जेल से, रिलेशंस के, या जेल में कोई एक अपराधी वो कहे कि मेरा साथी फलां जगह पे है, यूपी में है, बहराइच में है, या बिहार में है, कहीं भी बताएगा वो, वहां जाकर जो बाहर निकलेगा आदमी वो फिर उससे कांटेक्ट करेगा, उसका कांटेक्ट नंबर दे देगा। आजकल कम्युनिकेशन भी बड़ा फास्ट है ना, तो वो उससे बात करके जहाँ भी जैसी प्लानिंग करेंगे, अंदर से भी हो जाता है, बाहर आके यही प्लानिंग करनी है आपने, तो वो फिर उसके बाद अंदर से लिस्ट भी दे देंगे कि अगर पैसे से एक्सटॉर्शन करना है। खास तौर से जो गैंगस्टर्स हैं वो नाम अपना क्यों चमकाना चाहते हैं, क्यों अपने आप में इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं कि उनका नाम मीडिया के थ्रू पब्लिक के दिमाग में फंस जाए। बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे थे। दाऊद का जब नाम था तो दाऊद के नाम से ऐसे अपराधी दाऊद का नाम लेके एक्सटॉर्शन करते थे, वो हमने पकड़े। बाद में बोला जी हमने तो वैसे दाऊद का नाम ले लिया था, कोई रिलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, दाऊद के नाम से पैसे कमाते थे। तो ऐसे ही ये आदमी इंपॉर्टेंट नाम जैसे हो गया, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अगर कोई फोन करेगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूँ, तो लोग इतने डरे हुए हैं उसके नाम से, तो जो मांगेंगे मिलेंगे उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो अपने नाम को सुपरमेसी ले जाने के लिए, अपने नाम को जितना ज्यादा चर्चित बनाने के लिए, वो फिर ये भी एक होड़ लगी होती है कि मेरा मैं ऊंचा हूँ, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू मैं बड़ा हूँ, और जिसमें कामयाबी मिल भी जाती है, मिलती है, ऐसी खूब मिलती है। इनफैक्ट एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जो फाइल की थी उसमें भी ये बोला था, आपने दाऊद का जिक्र किया, कि बिश्नोई गैंग का भी ऑपरेट करने का अब वही स्तर हो गया जो 90 के दशक में दाऊद का था। तो बिकॉज आप तो तब सर्विस में थे, तो अभी जब आप ये देख रहे हैं तो इस आपको स्टेटमेंट में क्या सच्चाई लग रही है? मैं बता देता हूँ। दाऊद का वर्किंग स्टाइल जो था वो यही था कि सबसे पहले उसने स्मगलिंग से काम शुरू किया था, इन्होंने स्मगलिंग का नहीं किया अभी। उसके बाद स्मगलिंग के बाद जैसा उन्होंने किया, प्रॉपर्टी एस्टेट्स में आ गए, फिर वो राइवलरी के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में आ गए, फिर वो वेपन सप्लाई करने में आ गए, वेपन्स को प्रोक्योर करने में आ गए। तो वही कुछ ना कुछ स्टाइल इसने अपना अपनाया। और उसने, दाऊद ने भी अपनी फौज, जो अभी आपने 700 आदमी बताए थे, कुछ भी हो, दाऊद के भी ऐसे आदमी थे जो उसकी अपनी ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, उनके लिए काम करने वाले आदमी थे, उनकी तैयारी कर रखी थी कि ये आदमी मेरे अपने आदमी हैं। OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो काम, वो ही इनके भी आपने सुना होगा कि इसके भी अपने OGW हैं। डायरेक्शन काम करने के लिए तो आदमी चाहिए ना, बिल्कुल। तो वो डायरेक्शन देंगे कहाँ से क्या काम कराना है। और इसके पास ये भी होता है, बैठे बैठे अंदर ये भी देखते किस आदमी की रिपोर्ट आती है, कौन आदमी सक्सेसफुल रहा, कौन नहीं रहा। तो मान लो किसी को काम दिया और वो कर नहीं पाया, तो वो उसके नंबर कम हो जाएंगे।
तो इसी प्रकार से दाऊद की स्टाइल पे ही ये कहीं काम कर रहा है। ये बात सही है, एनआई की रिपोर्ट में आया है, इसमें गलत नहीं है। जिस प्रकार से दाऊद ने काम शुरू किया था धीरे धीरे करके और वो बढ़ गया था इतना ज़्यादा, उसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई अपना कर रहा है और वो भी बढ़ रहा है। दाऊद के भी काफ़ी दुश्मन थे, छोटा राजन और दूसरे बाद में जो दुश्मन बन गए छोटा शकील, ये सब राइवलरी उसकी भी थी। उस टाइम के 90-70 की दशक की बात करें, हाजी मस्तान उनकी बात करें, तो वो उस टाइम पे कोई और अपने थे, उनके अपने राइवल थे। फिर दाऊद सामने आ गए, दाऊद के राइवल आ गए। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के भी ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम हो गया सब कुछ है, इसके भी अपने राइवल्स हैं, इसके इंटरेस्टेड जो इनकी जो गैंगस्टर्स हैं उसके दुश्मन भी हैं। जैसे अभी कोई नाम इनके नाम पे आपके दूसरे राइवल्स में आते हैं ना, जो नीरज बवाना टाइप हैं दूसरे, ये इनको मारने को तैयार बैठे हैं। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए काम कर रहा है, जेल को अपनी सेफ जगह समझ रहा है। वहां रहते हुए इसको कोई खतरा नहीं है, बाहर आने पे खतरा, बाहर आने में पूरा खतरा है। तो जितने भी इसके बाहर के 4, 5, 6, 7 अच्छे नामी गैंगस्टर्स हैं जो अभी रिकॉर्ड में कई बार आ चुके हैं, उनसे भी इनको खतरा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी, अच्छा उनको भी खतरा है कि उसके आदमी उनको ना मार दें। हुआ है ना पीछे ऐसा कि जो सिद्धू मूसेवाले केस की अगर पूरी स्टोरी देखें तो उसमें क्यों मारा सिद्धू मूसेवाले को, कि वो एक प्रकार से कुछ उसके जो गाने वाने की वजह थी और उसके वजह से उसका कोई आदमी मारा गया था। तो वो ऐसे ही एक दूसरे गैंग के देखेंगे, तूने हमारा मारा, हम तेरे को आदमी को मारेंगे या तेरे को मारेंगे। तो इसी प्रकार से दुश्मनी बढ़ती जाती है। आपकी पूरी सर्विस में 3.5 दशक की लगभग कोई ऐसा मामला आया हो इसी तरीके का, कोई गैंगस्टर का जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो, या जिसने उस समय की पुलिस फोर्स के नाक में दम किया हो, ऐसा कोई याद आता है आपको? बिल्कुल याद आता है, 93 की बात है। नजफगढ़ के एक इंसिडेंट में डबल मर्डर हुआ था। मतलब एक बिजनेसमैन, दो भाइयों को मार दिया था वहाँ पे। 93 की बात है, जून या जुलाई में। तो पूरा नजफगढ़ एरिया बंद हो गया था। वहाँ पर फिर हम वहाँ गए थे। बलराज और नरेंद्र गैंग एक था और किशन पहलवान गैंग एक था। किशन पहलवान डुचाऊ का था और बलराज था मित्राऊ का। तो आपस में 2 गांव वही नजफगढ़ एरिया के गांव थे। उन दोनों में आपस में काफी रेवलरी थी, गांव में थी, गांव के उन क्रिमिनल्स में। गांव में नहीं थी। उन एक मित्राऊ का रहने वाला बलराज और रिचाऊ का रहने वाला किशन पहलवान, ये दोनों गैंग ने वहाँ का नाक में दम किया हुआ था लोगों में। और वहाँ कभी किसी को मारना और आम बात हो गई थी, किसी को मर्डर करना तो बड़ी इजीली होता था। तो उसके लिए चैलेंज हो गया था हमारे लिए। 93 में दीपक मिश्रा जी हमारे डीसीपी वेस्ट होते थे। हमारा जिला नहीं था वो, नजफगढ़ में जहाँ हुआ था वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का था। और लेकिन वहाँ के डीसीपी उन दिन छुट्टी पे थे, तो दीपक मिश्रा जी को वहाँ पे डिप्यूट किया गया था। दी देन कमिश्नर थे MB कौशल साहब, उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए। तो वहाँ गए थे तो लोगों को शांत करने के लिए, वहाँ मार्केट बंद हो गया था बिकॉज ऑफ दैट डबल मर्डर, बिजनेसमैन का मार्केट बंद हो गया था। तो वहाँ मिश्रा जी ने वहाँ पे लोगों को शांत किया और बताया कि हम इन दोनों गैंग्स के लोग जो परेशान थे दोनों गैंग्स से, कि हम दोनों गैंग्स को हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। 1 महीने का टारगेट हमने उसको सेट करके पब्लिक को शांत किया था। पब्लिक शांत हो गई थी, उनकी बात को मानते थे। दीपक मिश्रा जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। उस टाइम में जितने भी एनकाउंटर्स हुए थे उनकी सुपरविजन में होते थे वो सब। हाँ, तो और वो विदिन ए मंथ हमने दोनों गैंग को बहुत जल्दी ही उनको पकड़ लिया। पकड़ा गया था, पकड़े गए, वो एनकाउंटर नहीं हुआ उसमें, पकड़े गए थे। और पकड़े जाने के बाद वही हमारा जो टारगेट सेट था उसमें किया। और उनसे पूछताछ करने के बाद फिर दोनों गैंग्स के 4-4, 5-5 आदमी जेल में चले गए और काफ़ी साल तक वो जेल में रहे बाद में। तो ये एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि क्या त्वरित होने वाली ये घटना है, जो कई बार जैसे अभी जो हमें सुनने में आता है कि शूटर, मतलब जिसको हम ले जा रहे थे, अपराधी ने गोली छीन ली, फिर उसके बाद उस पर गोली चला दी गई। एक तो ये है, क्या पहले से भी कभी प्री तय भी होता है कि नहीं भाई इसका एनकाउंटर करना है, या ऐसा कुछ, इसकी क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है जी। पहले से मैंने जितने एनकाउंटर किए उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसका पहले एनकाउंटर करना है। नियत होती है उसको पकड़ना है। हम इस नियत से काम करते हैं कि उसको पकड़ना है। और पकड़ते वक्त उसने अगर गोली चला दी तो गोली तो हमारे पास भी है ना, फिर अपनी आत्मरक्षा का अधिकार हमें है। अगर वो गोली चलाएंगे, हम मरने वाले हैं। मुझे 3 गोली लगी हुई है इसी एनकाउंटर में, एनकाउंटर की वजह से। आपको खुद 3 गोली लगी? हाँ, मुझे लगी ना, एनकाउंटर में लगी। कौन सा ये मैं बताता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि प्री प्लानिंग कोई एनकाउंटर नहीं होता है। पकड़ने जाती है पुलिस और वहां पकड़ते वक्त वो अपराधी अगर गोली चलाएंगे तो हमें अपने बचाव के लिए गोली चलानी पड़ती है। उस प्रोसेस में अगर कोई मर जाए तो उसको लोग एनकाउंटर कहते हैं।
आम भाषा में लोग ये समझते हैं एनकाउंटर है कि पुलिस ने पकड़ा और उसको मार दिया। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर है कहीं है, उनकी शिकायतें हुई हैं और उसकी इंक्वायरी हुई है। सीबीआई इंक्वायरी में होने के बाद लोग सजा भी हुए हैं। बिल्कुल। तो पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे झूठे एनकाउंटर करने वालों में वो उनको सजा भी हुई है, उनको जुर्माना भी सरकार को देना पड़ा है। कई ऐसे केसेस में अगर झूठे एनकाउंटर में कोई साबित हो जाता है किसी पुलिस द्वारा तो उसको सरकार को जुर्माना देना पड़ता है अग्रीव्ड आदमी को। ऐसा हुआ है कई जगह। जो आपने बताया मुझे जो गोली लगी थी वो 1994 की बात है। अच्छा। 15 सितंबर 1994 का इंसिडेंट है। हम किसी गैंग को पकड़ने के लिए, उसका नाम था बृजमोहन त्यागी। अच्छा। वो एक बहुत ही ड्रेडेड गैंगस्टर था। दिल्ली का नहीं, यूपी मेरठ का रहने वाला था। दिल्ली में ऑपरेट करता था, यूपी में ऑपरेट करता था। दिल्ली और यूपी पुलिस से मिलाकर 7 लाख रुपए का उसमें इनाम था। अच्छा। तो उसको पकड़ने के लिए हमने अपना टीम लगा रखी थी और हम उस पर काम कर रहे थे, कैसे आएगा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क और कि कहाँ पे ये मिलेगा, क्या करेगा। तो हम उसको वॉच कर रहे थे, उसकी एक्टिविटीज़ को। पता लगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस थे उन दिनों। सितंबर 15 की बात है। तो 15 सितंबर में दिल्ली डूसू के इलेक्शंस होते हैं। तो वो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूमता था। हमें पता लगा, हमने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद में उसने उसी दिन 15 सितंबर को कोई सुपारी ली हुई थी किसी आदमी को मारने के लिए राजा गार्डन में बॉम्बे के किसी बिजनेसमैन ने किसी अपने राइवल को मरवाने के लिए उससे 50 लाख रुपए में मरवाने का सौदा किया हुआ था, जिसे सुपारी किलिंग कहते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी से उस दिन वो काम करने के लिए आ रहा था। हमें खबर मिली तो हमने फिर उसको इंटरसेप्ट किया राजा गार्डन चौक पर, जो वहाँ पर आजकल पुल बने हुए हैं, आपने कभी देखा? उस टाइम पे पुल नहीं था, रेड लाइट थी। वहाँ पे जब रोका उसको तो उधर से गोली चली, हमने गोली चलाई, 2 आदमी वहाँ पे मर गए। अच्छा, उनके गैंग के बृजमोहन त्यागी और एक और अनिल मल्होत्रा था, बड़ा फेमस नोटोरियस क्रिमिनल था वो भी। वो दोनों मर गए। हमारे 3 पुलिस ऑफिसर्स को गोली लगी इंक्लूडिंग मी, और 3 पब्लिक के आदमी इंजर्ड हुए इसमें। ओपन 2:15 बजे दिन में जब आप ट्रैफिक की लाइट के ऊपर अगर ऐसा एनकाउंटर होगा तो फिर तो ओपन एनकाउंटर। दैट वाज एट दैट टाइम मीडिया ने फर्स्ट न्यूज़ थी मीडिया की, हर अखबार की। उन्होंने बताया कि ये रियल एनकाउंटर ऐसे होते हैं। दैट एनकाउंटर वाज ट्रीटेड एज ए रियल एनकाउंटर, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, ऐसे लोग समझते हैं कि एनकाउंटर ऐसे ही हो गया, स्क्रिप्ट वाले अंधेरे में गए लेके रात को 2 बजे कर दिया, 4 बजे कर दिया। वो नहीं था। दिन दहाड़े जिसे कहते हैं ना, धौली दोपहरी, वो ओपन जगह पे क्राउडेड प्लेस में एनकाउंटर होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चोट तो किसी को और को भी लगेगी। 3 पब्लिक के भी इंजर्ड हुए थे उसमें। अच्छा, और आपको 3 गोलियां लगी? मुझे 3 गोली लगी थी। मेरे 2 आदमी और जख्मी हुए थे। तो हम टोटल 3 पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए थे उसमें। और दैट वाज ए वेरी, उसके बाद फिर और भी एनकाउंटर हुए हमने किए। दीपक मिश्रा जी के टाइम की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर उससे पहले हमने किशन पहलवान और ये सब पकड़ लिए थे, जो मैंने पहले बताया। हाँ। उसके बाद का ये था। उसके बाद फिर एक और एनकाउंटर हुआ, उसमें बहुत नामी जो थे राजवीर रमाला, यूपी के बड़ा फेमस, उन दिनों आप शायद नहीं नाम, बड़े चर्चित नाम थे उन दिनों क्रिमिनल्स के। उसके बाद रणपाल गुर्जर, ये उस टाइम के बड़े फेमस थे। ये 95 में फिर ये 2 एनकाउंटर हुए। हमने एक अच्चिनी में नटराज हैंडीक्राफ्ट के एरिया में, वहाँ पे हुआ एरिया में। फिर एक सेक्टर 16 फरीदाबाद में जाके एनकाउंटर किया। तो ये तो चलते रहते हैं। फिर एक एनकाउंटर हमने उससे पहले, वो तो पहले कर दिया था 1988 में, पंजाब में जाके एक टेररिस्ट के साथ हुआ था। तो ये एनकाउंटर कभी भी स्क्रिप्ट वाले नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। होंगे कोई स्क्रिप्ट वाले भी, वो स्क्रिप्ट एक ही होती है कि हम पकड़ने गए, उसने गोली चलाई, हमने गोली चलाई, मर गया। इनफैक्ट अब तो यही रहेगी। देखने वाली बात है सच्ची स्क्रिप्ट है क्या, वो उसको नेचुरल एनकाउंटर है। वो सोशल मीडिया पे अब तो लोग ये बोलने लगे हैं कि ये बदल दो आप एनकाउंटर्स करिए लेकिन ये स्क्रिप्ट बदल दीजिए, अब इसमें कुछ बेहतर आना चाहिए। और बेहतर क्या आएगा, स्टोरी तो वही रहेगी ना। पकड़ने के एनकाउंटर का जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, क्या एनकाउंटर क्या है कि पुलिस पकड़ने जाते हैं किसी को। और एक बात मैं बता दूं, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना, वो वाली बात है। एनकाउंटर कभी भी प्लान नहीं होना चाहिए और ना होता है मेरे विचार से। बाकी को करते हैं प्लान करके करें, वो अलग बात है। वो एनकाउंटर नहीं है, उसको मैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहता हूँ। प्लान वाला कि किसी को पकड़ लिया और उसको मार दिया, दैट इज नॉट एन एनकाउंटर, नॉट एट ऑल। और एनकाउंटर का कोई भी डेफिनेशन किसी लॉ में भी नहीं मिलेगा आपको। ये तो हमारी लोगों की बनाई हुई एनकाउंटर है। और बाकी तो सेक्शन 100 में डिफाइंड है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी को भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस,
आईपीसी थी पहले, अब बीएनएस हो गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि किसी आदमी को अगर खतरा है तो अपने बचाव के लिए वो रिटेलिएट कर सकता है। उस रिटेलिएशन में अगर कोई आदमी मर गया तो उसको माफ है। 6 कैटेगरी है वो। उस कैटेगरी में अगर कोई आदमी अगर मर जाता है ना तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन में आता है, उसको एग्जेम्प्टेड है वो अगर किसी आदमी की मौत हो जाती है। बट दैट शुड बी रियल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, रियल। जी। एक पक्ष और रह जा रहा है बिश्नोई इस मामले का कि अभी कनाडा ने बोल दिया है कि हमको ऐसा, मतलब इंटरनेशनल हो गया है मामला, और ये बोल दिया गया है कि इंडियन एजेंट्स भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ की जो किलिंग्स हो रही हैं उनमें। तो इसमें क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा कुछ आपके सुनने में आया हो, या आपको इसमें कुछ लगता है कि क्या स्टेट ऐसे अपराधियों को कभी पनाह भी देता है? जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो है ये, मतलब ये आम जनमानस में है कि हाँ भाई हो सकता है स्टेट ही सपोर्ट कर रहा हो कि चलो ठीक है इसको हम पन पाते हैं, इसके नेटवर्क्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हमें अपने जो काम करवाने हैं वो करवा लेते हैं। तो इसकी भी क्या आपको सच्चाई लगती है इस मामले में? देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, कोई एडमिट तो कर नहीं सकता कोई भी। अगर है तो वो भी कोई एडमिट नहीं करेगा। लेकिन अभी आज मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। उनकी भी इंटेलिजेंस नेटवर्क में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पुलिस ने यहाँ इंडिया ने अपने रॉ एजेंट्स के थ्रू हमारे यहाँ के लोगों को मरवाया है। तो ये एक इमेजिनेशन कह सकता हूँ मैं। अगर है तो फिर ये ऑन रिकॉर्ड, अगर है नहीं तो उसको हम कह नहीं सकते कि अगर रिकॉर्ड में कोई चीज़ नहीं है तो उसको कहना है कि ये थ्योरी है। लोगों की प्रिजम्पशन और एजम्पशन के ऊपर काम करते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड जब तक आदमी, असल में कोई आदमी ऐसा करता हुआ ना पकड़ा जाए वहाँ पे, तभी तो पता लगेगा ना। मान लो कोई ऐसा एजेंट है कोई यहाँ पर जो बाहर के लोगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और वो करते वक्त कभी पकड़ा जाए, और पकड़ा जाए तो वो रिकॉर्ड में उसकी स्टेटमेंट आ जाए या उसका डिस्क्लोजर आ जाए कि हाँ मैं तो इसी भारत के किसी एजेंसी के कहने से मैं कर रहा था, तब वो मानी जाएगी बात सही है। अगर कोई पकड़ा नहीं गया तो खाली इमेजिनरी थ्योरी पे तो नहीं काम हो सकता। दैट आई कैन नॉट सपोर्ट दैट कि जो कह रहे हैं वो लोग। आखिरी सवाल मैं इस बातचीत में आपसे करना चाहता हूँ कि अभी भी लिस्ट जारी हो रही है। अब इसमें कितना पुख्ता है ये अभी हमारे सामने नहीं पता। वो साबरमती जेल में बिश्नोई हैं, बाकी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी सब अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। जी। कहा जा रहा है शूटर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। अभी के मौजूदा स्थिति में आप इस मामले को, और ये जो एक फियर आ गया है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी फियर है, तमाम धमकियां लगातार चल रही हैं, और लोगों के मन में भी आ गया है कि क्या कोई ऐसे एक प्रोसीजर को अपना करके क्या इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है? आगे इसका क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, लोगों के दिमाग में तो ये है कि इस प्रकार से अगर कोई आदमी अपनी मन मर्जी की बात करे जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो वास्तव में एक प्रकार से कॉन्फिडेंस पुलिस और प्रशासन और गवर्नमेंट के खिलाफ एक बात जाती है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे इरोड हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो विश्वास बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को ऐसा फियर ना हो कि कभी भी किसी को ऐसे मार दे। जैसे अभी बॉम्बे का शूट आउट हुआ है, तो वो अपने ऑफिस में ही था, उसी को बाहर बाबा सिद्दीकी को बाहर उसको मार दिया है। तो ऐसे ही आम आदमी के दिमाग में भी आ सकता है, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है इसमें तो। जबकि उसको तो उसके बेटे को सुरक्षा थी दी हुई थी, फिर भी वो उसके फादर को मार दिया, उसको भी सुरक्षा थी दी हुई थी, और थ्रेट भी उसने बता रखा था। फिर भी अगर वो उसको बचा नहीं पाए तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में तो ये बात आती है कि कोई भी आदमी इससे सुरक्षित नहीं है। इस बात का जो है पब्लिक का फेथ, उसको गेन करने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकारों को सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर पब्लिक को ऐसा ना लगे कि ऐसे कोई क्रिमिनल हैं वो जो अपनी मर्जी से कुछ भी करे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एलन राव साहब। आपने लगभग हमारे बहुत सारे सवाल थे उनको, क्योंकि आपके पास इंसाइट्स हैं और आपने इतनी लंबी सर्विस की है, तो आपने एनकाउंटर से लेकर के जेल और पुलिस सिस्टम पे बात की। उम्मीद है कि आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा, बातचीत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातचीत लगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।